नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग साइंस से देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र के चैप्टर ऊर्जा के स्रोत इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आप लोगों के सामने आज की क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन 1 है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में अर्थात निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। आप लोगों के वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उससे जुड़ जाएं और सभी प्रश्न का उत्तर जरूर दें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही है। याद रखेंगे कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। याद रखेंगे नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन कौन हो जाएगा, तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सभी बायोगैस ईंधन का स्रोत हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या बाबू, आपसे पूछा जा रहा है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अभी बहुत जोर तोर से इसका चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन है। O2 ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। बताएं सभी लोग कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न और VVI प्रश्न है। यह प्रश्न इधर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर याद। बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स इस क्लास का लाभ उठा सके। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आज की क्लास आप लोगों का पहला क्लास है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास लेकर आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों, सूर्य भी क्या है, तारा है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा, उसमें जो विशाल ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन,
दोनों या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं कि सूर्य एवं अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग उत्तर दें। जितने भी लोग इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग अपना उत्तर जरूर दें। इस बात से ना डरें कि उत्तर आपका गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा। प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। चलिए, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, सूर्य एवं अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्यूमिनियम का छड़। बताइए कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, अर्थात किस चीज का छड़ का प्रयोग होता है। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। और जो भी विद्यार्थी बाद में इस क्लास को देख रहे हैं, लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, मगर उत्तर जरूर दे बाबू। तो जल्दी बताइए कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? चलिए, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कैडमियम का छड़ का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, कैडमियम का छड़। याद रखेंगे, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, अर्थात नाभिकीय विखंडन के बाद मुक्त ऊर्जा अर्थात कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 1 से सभी विषय का क्लास देखें तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो एक्सरसाइज 1 फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स अर्थात सभी विषय का पार्ट बाय पार्ट क्लास आपको मिल जाएंगे। उस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, प्रैक्टिस करें और एग्जाम में सभी प्रश्न का उत्तर सही बनाकर आएं। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों से है। इसलिए आप लोग जरूर देखें पिछले दिनों के सभी क्लास को। और आपको हम बता दूं कि यह क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी तो फिर से हम शुरुआत से प्रैक्टिस करवाएंगे सभी विषय का। हम आप लोगों को एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेली लाइव क्लास को जरूर देखें। तो बताएं, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, कितना ऊर्जा मुक्त होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रचलित और वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को याद रहना चाहिए। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखेंगे, किसी नाभिकीय विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। सभी लोग बताएं कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सभी लोग दें। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कुछ लोग का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य है। याद रखेंगे, सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाता है?
0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, या 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग बताएं कि बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप क्या हो जाता है? 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप क्या हो जाता है? सभी लोग बताएं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू, 100 डिग्री से 140 डिग्री के बीच, याद रखेंगे 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पवनों का देश कहा जाता है। यह प्रश्न तो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और VVI प्रश्न है। पवनों का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर। भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका, किसे कहा जाता है पवनों का देश? सभी लोग बताएं किस देश को कहा जाता है पवनों का देश? सभी लोग दिखा दें कि आप लोग भी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर देकर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग उत्तर देंगे। जितने भी लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग बताएं कि पवनों का देश किस देश को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, जो भी लोग नहीं दे रहे सभी लोग दें इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत आप लोग करते रहें और सफलता पाते रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? अर्थात विद्युत जनित्र कैसा विद्युत जनित्र है? तो पवन अर्थात पवन से चलने वाला विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी लोग बताएं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? और अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मदद साबित हो रहा है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हम भी मदद कर सकें। चलिए, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखेंगे पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या ये सभी। सभी लोग बताएं जीवाश्म ईंधन। बहुत ही आसान सा प्रश्न इस चैप्टर से आ रहे हैं और VVI प्रश्न, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। इसे ध्यान से इस क्लास को देखें और अंत तक देखें। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, कौन है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या ये सभी। सभी लोग बताएं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? बहुत बढ़िया, चलिए इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है। तो इसलिए कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन ये सभी है, कोयला भी है, लकड़ी भी, गोबर गैस भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से अभी और भी क्वेश्चन है, मगर आज के लिए यह लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? घास, लकड़ी, पवन
या बहता जल? सभी लोग बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसलिए सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत पवन था। क्या था? सॉरी दोस्तों, पवन नहीं, लकड़ी। याद रखेंगे, लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी था। क्या हो जाएगा? लकड़ी, पवन नहीं, लकड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर आज की क्लास में सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।